फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप ठीक हो और आप लोगों की जो तैयारी वो भी बहुत अच्छी चल रही है। ये क्लास मैं काफ़ी टाइम बाद ले रही हूँ क्योंकि जो मैं टाइम था वो मैनेज नहीं कर पा रही थी। ये बोलना गलत बात होगा कि हमारे पास टाइम नहीं था। टाइम तो होता ही है, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप लोग भी यही बोलते हो ना टाइम नहीं है, तो आप गलत बोलते हो। टाइम मैनेज करना सीखो, ठीक है? मेरे जैसे नहीं कि टाइम मैनेज ना हो पाए। तो चलते हैं आज की क्लास में। हमारा बिहार एएनएम की मिडवाइफरी हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था। उसमें टॉपिक नंबर आज हमारा जो है 5 4 तक हमने कंप्लीट कर रखा है। आपको 4 तक अगर क्लासेस देखनी है तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें देख लें, चेक करें एक बार। आज हमारा टॉपिक है 5, घर और अस्पताल में गर्भवती माँ को प्रसव, प्रसवोत्तर और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान देखभाल। मतलब यहाँ पे हो गया प्रेग्नेंट जो लेडी है उसको पीएनसी एंड पोस्ट पीएनसी, ठीक है, पोस्ट एएनसी केयर एंड पीएनसी केयर कैसे देनी है हमें, इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे प्रसव पूर्व देखभाल एंटीनेटल केयर एएनसी एंड पीएनसी के बारे में दिया गया है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है जो उसे एएनसी केयर एंड पीएनसी केयर कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पे एएनसी का पहले दिया गया है हमारा प्रसव पूर्व देखभाल। एएनसी मतलब एंटीनेटल, मतलब डिलीवरी के पहले, प्रसव से पहले की जो केयर होती है उसे बोलते हैं एएनसी ट्रीटमेंट केयर। प्रसव पूर्व देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गर्भावस्था के दौरान माँ और भ्रूण के स्वास्थ्य की निगरानी करना होता है। ये देखना होता है कि जो मदर है और जो बेबी है वो हेल्दी है या फिर नहीं है, उसकी हमें निगरानी करनी होती है, मॉनिटरिंग करनी होती है। पंजीकरण, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी करना होता है। गर्भावस्था की पुष्टि होती है, जैसे कि हमें ये हो जाता है कन्फर्मेशन कि कंसीव हो गया है, प्रेगनेंसी कंसीव है और जो लेडी है वो प्रेग्नेंट है, तो ठीक है, वहाँ पे हमें जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है विदिन 12 वीक्स से अंदर हमें उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है। आमतौर पर पहली बार या मासिक ना आने के बाद माँ का जो पंजीकरण करने होता है। जैसे कि फर्स्ट टाइम अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है हमारा पीरियड्स नहीं आया फर्स्ट मंथ में ही, तो उसके बाद हमें तुरंत चेक करना होता है। अगर जैसे में मदर बोलती है कि हमारा जो इस बार पीरियड्स जो मिसिंग है, तो हमें क्या करना है, उनका तुरंत वीटी करना है एंड प्रेगनेंसी कंफर्म होने पे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। एएनसी विजिट कब कैसे करनी है? कम से कम 4 बार अनिवार्य होती है। जो एएनसी विजिट होती है ये अक्सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो मिनिमम कम से कम, यहाँ पे कम से कम की बात की है तो 4, और एएनसी विजिट कितनी करनी चाहिए? तो 6 करनी चाहिए। अगर कम से कम पूछा जाता है, यहाँ पे हमें वर्ड की जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज को भी समझना है कि मैं वो क्या पूछना चाह रहा है। तो अब अगर कम से कम की बात की है तो 4 कौन से होते हैं, ये कब कब करनी चाहिए? तो 12 वीक्स में, 26 पे, 32 पे एंड 36 यहाँ पे जो होता है डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई 4 विजिट। इसका उद्देश्य क्या होता है, एम क्या होता है? उच्च जोखिम वाली माताओं की पहचान करना और उन्हें समय पर उपचार देना। अब विजिट तो हम कर रहे हैं, बट हम विजिट क्यों कर रहे हैं? वाई? जो भी अगर हम कुछ काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम उस चीज़ को प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा विजिट जो है हम क्यों कर रहे हैं? तो हाई रिस्क मदर की जो टाइम से पहले समय से ही उनकी पहचान करना, और अगर कोई इक्लम्सिया प्रेक्लम्सिया की लेडी है, पेशेंट है, तो उसे हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना, या फिर हमें आगे अपने आप सूचित करना कि हमारे पास इतनी प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं वो प्री इक्लम्सिया इक्लम्सिया की उसमें साइन सिम्टम्स हैं। तो क्या करना है, उनकी डिलीवरी के टाइम पे वैसे ही उन चीज़ों का मैनेज करना है, और उन्हें कम या जो CSC PSC होते हैं उनको ऐसी जगह पे उनकी डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित करना है कि जहाँ पे सारी चीज़ें हों, LHS टाइमली हो सके, ठीक है। तो ये रहता है कि एक प्री प्लान बना के रखना कि अगर ऐसा है तो ऐसा हमें करना है। इसलिए शारीरिक जांच और स्वास्थ्य की निगरानी, हम यहाँ पे क्या क्या देखते हैं? शारीरिक जांच करते हैं, फिजिकली चेक करते हैं, हेल्थ की मॉनिटरिंग करते हैं, वजन और बीपी। हर विजिट पर वजन लें, हर जो विजिट पर अगर हम जाते हैं तो वजन लें। वजन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग बेबी हेल्दी है या नहीं हेल्दी है। अगर वेट नॉर्मली बढ़ रहा है तो मतलब बेबी हेल्दी है, ज़्यादा बढ़ा तो भी प्रॉब्लम है, कम हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। असामान्य वजन वृद्धि या कमी पर ध्यान दें कि वेट कम, जो हमारे प्रेग्नेंट लेडी है उसका जो ट्राइमेस्टर है उसके अकॉर्डिंग बेबी का जो लेडी है उसका जो वेट है वो कम है या ज़्यादा या नॉर्मल है, ठीक है। ये हमें मॉनिटरिंग करना है। गर्भावस्था में बीपी बढ़ना इक्लम्सिया का संकेत हो सकता है। बीपी अगर ज़्यादा बढ़ा है तो मतलब वो भी प्री इक्लम्सिया में है या उसे इक्लम्सिया हो सकता है। एनीमिया परीक्षण, प्रेग्नेंट लेडी में अक्सर ये हो जाता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है बहुत ज़्यादा स्पीड में कम हो जाता है, या और डिलीवरी के टाइम पे ब्लड जो होता है हमें प्रॉपर चाहिए। इससे क्या होता है, अगर किसी औरत
किसी लेडी में ब्लड कम है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। एलएसएस के टाइम पे अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना हो और अगर हमें पता नहीं है कि कम है तो पहले से हम प्लानिंग नहीं करते, पहले से अरेंज नहीं करते हैं ब्लड ग्रुप, तो ऐसे सारे मिसमैच हो जाता है। तो उस टाइम पे हमें कोई रिस्क ना हो, इसलिए हमें क्या करना है, टाइमली हमें हीमोग्लोबिन लेडी का चेक करते रहना है। अगर 11 ग्राम पर डीएल से कम है तो वह एनीमिया है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये आ गया कि यहाँ पे तो 11 दिया गया है, 11 ग्राम पर डीएल, ठीक है, बट जो नॉर्मल है विदाउट प्रेग्नेंट लेडी है उसका कितना होता है, 7 से कम होता है तो वो एनीमिक होती है। यहाँ पे हमारा दिया गया है, सॉरी 9 से कम होता है तो वो एनीमिक होती है। प्रेग्नेंट लेडी जो होता है उसका अगर 11 से भी कम है तो वो एनीमिक है, ठीक है। 7 से कम होता है तो सीवियर एनीमिक हो जाती है, नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे 9 से कम में सीवियर प्रेग्नेंट लेडी हो जाती है, यहाँ पे ऐसा 11 से कम है प्रेग्नेंट लेडी तो वो एनीमिक है। इसके लिए आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां अनिवार्य रूप से देनी होती है। फंडस ऊंचाई, हमें फंडस ऊंचाई की पोजीशन जो होता है वो भी चेक करते रहना चाहिए। पेट की जांच से शिशु के विकास और स्थिति पोजीशन का पता लगाया जाता है। फंडस हाइट से क्या पता है बेबी का जो हेल्थ जो विकास है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, ये फंडस हाइट से पता चलता है, ठीक है। पोषण, स्वच्छता और टीकाकरण, यहाँ पे पोषण और स्वच्छता टीकाकरण की बात की गई। आहार, माँ को हरी सब्जियाँ, फल, दालें, दूध लेने की सलाह दें। जब आप विजिट में जा रहे हैं तो एक मदर को ऐसी चीज़ों खाने के लिए बोले जो मौसमी हो और उन्हें ईजिली मिल जाए और उनकी हेल्थ के लिए सही हो। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें बता दे, फल फ्रूट्स बता दे जो वो एफर्ट ही ना कर पाएँ। जितना वो एफर्ट कर पा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उन सारी चीज़ों को बताओ जिससे वो उनके हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो वहाँ पे क्या बताना है, गांव में जाना है तो माँ को हरी सब्जियाँ उनको ईजिली मिल जाती हैं आसपास से ही, तो हरी सब्जियाँ और फल, दालें जो होते हैं घर पे तो खाना बनाते हैं खाती हैं, तो उसमें क्या कर दालों की मात्रा जो है थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दें, ठीक है। दूध लेना, दूध भी उन्हें ईजिली गाँव में मिल जाता है तो दूध लेने के लिए बताया उन्हें। उसे प्रसव के लिए योजना, बर्थ प्रिवेडेंस जो होता है प्लान में बताएं कि आपको क्या क्या प्रसव के टाइम पे कैसे कैसे चीज़ें को करना है। टीकाकरण, टीटी के टीके का महत्व समझाएं ताकि नवजात शिशु को टिटनेस से बचाया जा सके। कुछ होते हैं रूढ़ी होती हैं गांव में, ये बोलते हैं कि है नहीं प्रेग्नेंट है तो इसे कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, कुछ होती हैं माताएं, तो उनको उन सारी चीज़ों के महत्व को आपको समझाना है, आपको फोर्सफुली उनको बोझ नहीं डालना है, उनको उन चीज़ों के फ़ायदे बताने, नुकसान बताने, तो ऑटोमेटिक उन चीज़ों को खुद से करेंगे। स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे यहाँ पे नहाना, साफ कपड़े, संक्रमण, इन्फेक्शन से रोका जा सकता है। उनको क्लीन हैमेंट, अपनी जो हाइजीन होती है उसको मेंटेन करने के लिए प्रोत्साहित करना। अब नेक्स्ट हमारा होता है इंटरनेटल केयर, प्रथम चरण। इंटरनेटल में क्या होता है, प्रसवकालीन की जो देखभाल होती है उसमें क्या करते हैं, प्रसव का प्रथम चरण गर्भाशय के मुँह या सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर खुलने तक होता है। जो सर्विक्स का जो डायलेशन होता है 10 सेंटीमीटर जब हो जाता है तो वहाँ पर जो फर्स्ट होता है हमारा फर्स्ट स्टेज होती है वो कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट स्टेज जो होती है हमारा ट्रू पेन से लेकर सर्विक्स जो होता है हमारा उसके 10 सेंटीमीटर डायलेशन तक होता है, इसकी इतनी डिफिनीशन है, ठीक है। पार्टोग्राफ क्या होता है, पार्टोग्राफ को यूज़ क्यों करते हैं, पार्टोग्राफ में क्या होता है बहुत सारी चीज़ें को बेबी एंड जो मदर होती है उसकी मॉनिटरिंग को शॉर्ट में रखा जाता है ताकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है या एक मदर की हिस्ट्री को पार्टोग्राफ के द्वारा इजीली या शॉर्ट में समझा जा सके। यह एक महत्वपूर्ण चार्ट होता है, इसमें संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन, सर्विक्स का फैलाव और शिशु के सिर के नीचे आने वाली प्रक्रिया दर्ज की जाती है। बेबी जो है कैसे कैसे डिसेंट की तरह नीचे की ओर डिसेंट हो रहा है उस सारी चीज़ों को उसमें मेंशन किया जाता है। एएनएम की भूमिका क्या हो जाती है, माँ को भावनात्मक सहयोग देना। सो माँ होती है बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जो प्राइमरी पैरा होती है उसमें माँ को बहुत ज़्यादा डर रहता है क्योंकि उसके साथ फर्स्ट टाइम चीज़ें हो सकती हैं। उसे ऐसा डर लगता है कि कहीं मेरे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, मेरा बेबी सही है या नहीं है, तो इसलिए उसमें क्या होता है उस टाइम पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। उसे चलने फिरने के लिए प्रोत्साहित करें और बीच बीच में आराम करने दें, ठीक है। तो आपको क्या करना है वहाँ पर मदर को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। प्रसव का दूसरा और तीसरा चरण, सेकंड एंड थर्ड स्टेज में क्या हो जाता है, द्वितीय चरण शिशु का जन्म, जब गर्भाशय का मुंह पूरी तरह खुल जाए, जब जो सर्विक्स होता है फुल डायलेशन हो जाए 10 सेंटीमीटर, तो महिला को सही तरीके से पुश लगाने के निर्देश दे। तो महिला को क्या कहें, सही तरीके से पुश लगाए। यहाँ 5C जो होते हैं 5C का ध्यान रखना होता है। 5C क्या क्या होता है, साफ फाँस, साफ सतह, साफ ब्लेड हैंड, साफ धागा, साफ कपड़ा प्लान करें, ठीक है। सारी चीज़ें 5C लेबर रूम में ही 5C ही किए जाते हैं, बिल्कुल मैंडेटरी होते हैं इनको फॉलो करना। अक्सर क्वेश्चन आता है BF 5C में क्या क्या होता है, तो ये जो आप ये सारी चीज़ें ही आपको आनी चाहिए, याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे तृतीय होती है, थर्ड स्टेज में क्या होता है प्लेसेंट, सेकंड में क्या होता है बेबी बाहर आ जाता है, ठीक है। थर्ड में क्या होता है प्लेसेंटा बाहर आती है। शिशु के जन्म के बाद प्लेसेंटा से सुरक्षित
रूप से बाहर निकालना ध्यान रहे। ये 30 मिनट तक प्लेसेंटा ना आए, 15 से 20 मिनट मैनुअली मतलब नॉर्मली आ ही जाता है प्लेसेंटा बाहर। अगर उतने में नहीं आ रहा है तो उसे मैनुअली ना खींचें, डॉक्टर को बुलाएं। वहाँ पे खुद से उसे ऐसा नहीं कि खींचने की कोशिश ना करें, उसे डॉक्टर को वहाँ पे बुलाएं। ठीक है, प्लेसेंटा अभी तक आउट नहीं हुआ है, 30 मिनट्स हो चुके हैं। नवजात शिशु की तत्काल देखभाल, इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर क्या क्या करेंगे हम यहाँ पे। अब सांस की बहाली, जन्म के तुरंत बाद शिशु का मुंह और नाक साफ करें ताकि उसे सांस लेने में जो सांस है उसे लेने में उसे प्रॉब्लम ना हो। तुरंत मुंह और नाक को सबसे पहले साफ करना है। सुखाना और गर्म रखना है। बच्चे को क्या करना है, सूखा रखना है, मतलब गीला चिपचिपा सा कहीं नहीं रखना, उसको तुरंत क्लीन करना है, साफ करना। और वार्म कपड़ों में उन्हें, कॉटन के कपड़ों में उन्हें लपेट के रखना है, गर्म रखना है बेबी को। शिशु को सूखे और साफ कपड़ों में पोंछकर स्किन टू स्किन संपर्क कंगारू मदर केयर देनी ताकि शरीर का तापमान समान रह सके, क्योंकि बेबी जो होता है अंदर से गर्म इतने हॉट टेम्परेचर से बाहर इतने नॉर्मल टेम्परेचर में आता है तो वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, इसलिए बेबी को क्या होता है वहाँ पे KMC की ज़रूरत हो जाती है ताकि उसे हाइपोथर्मिया से बचाया जा सके। एब्गार स्कोर, शिशु के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए 1 से 5 मिनट पर एब्गार स्कोर चेक करते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि एब्गार स्कोर कब कब चेक करते हैं, तो 1 मिनट पे और 5 मिनट पे। उसके बाद कब करेंगे, अगर 1 मिनट में कुछ गड़बड़ी आ रही है, पूरा प्रॉपरली नहीं आ रहा है एब्गार स्कोर 6-7 से कम आ रहा है तो उसे 5 मिनट पे दोबारा चेक करेंगे। 5 मिनट में भी 7 से कम आ रहा है तो कब चेक करेंगे, 10 मिनट पे। ठीक है, ये नहीं कि 1-1 मिनट पे करें, 1 मिनट पे, फिर 5 मिनट पे और 10 मिनट पे करेंगे। ठीक है। प्रसवोत्तर देखभाल, पोस्ट नेटल केयर, PNC क्या होती है यहाँ पे, जो आफ्टर डिलीवरी जो केयर की जाती है उसे PNC कहते हैं, पोस्ट नेटल केयर। प्रसव के बाद 6 सप्ताह या 42 डेज तक प्रसवोत्तर अवधि कहते हैं इसे। जो प्रीपेरियल पीरियड होता है वो कब तक होता है, 42 डेज तक होता है। जो भी क्वेश्चन आता है। लोकिया, यहाँ पे लोकिया क्या हो जाता है, लोकिया की निगरानी, प्रसव के तुरंत बाद अत्यधिक रक्तस्राव, PPS, पोस्टमार्टम हेमरेज सबसे बड़ा खतरा है। गर्भाशय को महसूस करे कि वह सख्त है या नहीं है। ठीक है। PPS जो होता है, बहुत ज़्यादा इंडिया में जो डेथ्स हो रही हैं सबसे ज़्यादा तो किससे हो रही है, मदर्स की, तो PPS से हो रही हैं। ये हमारा जो ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती है लेबर के टाइम पे, इससे हो रही हैं डेथ्स। महत्वपूर्ण संकेत, वाइटल्स, माँ के तापमान और नब्ज की जांच करें ताकि सेप्सिस का पता चल सके। तुरंत वहाँ पे क्या करना है, मदर की टेम्परेचर लेना है और उसकी पल्स रेट चेक करनी है ताकि उसे ऐसा पता चले कि अगर बार बार उसे टेम्परेचर आ रहा है, फीवर आ रहा है तो मतलब मदर को कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। स्तनपान और माँ की रिकवरी, यहाँ पे स्तनपान, जन्म के पहले घंटे के भीतर माँ का पहला गाढ़ा दूध जो होता है कोलेस्ट्रम बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए। ऐसा बहुत पहले होता था, अभी तो नहीं हो रहा है कि कोलेस्ट्रम तो अब देते ही हैं। पुराने ज़माने में अभी भी गाँव में ऐसे कुछ लोग हैं जो कोलेस्ट्रम को सही नहीं मानते और उसे फेंक देते हैं। नहीं, आपको उन्हें समझाना है, लेबर डिलीवरी से पहले ही ये सारी चीज़ें उनको बता देनी है कि कोलेस्ट्रम बच्चे को देना ही देना है। आपको लेबर के टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट रहना है और बच्चे को कोलेस्ट्रम जरूर पिलाने के लिए बोलना है। यहाँ बच्चे के लिए पहला टीका हो जाता है, ये पहले बच्चे के लिए पहला कोलेस्ट्रम जो होता है पहला इम्यूनिटी का टीका हो जाता है, वैक्सीन हो जाती है। आहार और आराम, प्रसव के बाद शरीर को रिकवरी की ज़रूरत होती है क्योंकि माँ बहुत ज़्यादा थक जाती है। माँ को अधिक तरल पदार्थ, पानी, सूप, दूध और पौष्टिक आहार के लिए प्रेरित करें। वहाँ पे पहले फर्स्टली क्या करना चाहिए, मदर को लिक्विड डाइट देनी चाहिए, देन उसे सॉफ्ट डाइट देनी चाहिए। ठीक है। जटिलताओं के खतरे के संकेत, यहाँ पे डाइट का इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि अगर प्रॉपरली डाइट नहीं मिली मदर को तो वो वीक हो जाएगी और इन्फेक्शन का उसे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। जटिलताओं के खतरे के संकेत, डेंजर साइंस क्या क्या हो जाते हैं। माँ को समझाए कि इन स्थितियों में तुरंत अस्पताल आना है। माँ को ऐसी ऐसी चीज़ें बता दे, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल आना है, घर पे वेट नहीं करना है। गर्भावस्था के दौरान बहुत तेज सिर दर्द, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, ब्लीडिंग और बुखार हो रहा है तो आपको तुरंत क्या करना है, घर पर से हॉस्पिटल आना है। घर पे कोई फर्स्ट एड केयर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रसव के बाद बहुत तेज़ बुखार आना है, आफ्टर डिलीवरी आप घर पे गए डिस्चार्ज होने के बाद वहाँ पे आपको बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, बदबूदारी, सिक्रेशंस हो रहे हैं, चक्कर आ रहा है, बेहोशी हो रही है, तो वहाँ पे आपको भी हॉस्पिटल जाना है, घर पर ही खुद से ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। परिवार नियोजन और स्वास्थ्य शिक्षा, यहाँ पे फैमिली प्लानिंग के भी बारे में माँ को बताना है। माँ को 2 बच्चों के बीच अंतराल के महत्व के बारे में समझाएं। अगर फर्स्ट बेबी है तो उनको सेकंड बेबी कब प्लान करना है इसके बारे में उन्हें बताएं। सेकंड बेबी है तो उन्हें आप बच्चे के कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे यूज़ करने हैं उनके सारे चीज़ों के बारे में बताएं। प्रसव के बाद उपयुक्त गर्भ निरोधक जैसे माला एन, कंडोम या कपटी अपनाने की सलाह दें। एनम का निष्कर्ष है कि एनम के रूप में आपका लक्ष्य न केवल शिशु को सुरक्षित जन्म देना है बल्कि माँ को आने वाले जीवन के लिए स्वस्थ और जागरूक भी बनाना होता है। ऐसा नहीं कि अब बेबी हो गया तो आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी, नहीं, माँ का जो स्वास्थ्य है वो कैसे हेल्दी रहे उसके बारे में भी आपको बताना है। प्रसव के दौरान सक्रिय प्रबंधन क्या क्या हो जाता है, तृतीय चरण या प्लेसेंटा का निकलना के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव PPS को रोकने के लिए MNTSL जो एक्टिव मैनेजमेंट होता है 3rd स्टेज में का पालन करना होता है। जैसे कि यहाँ पे 3rd स्टेज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, इसमें क्या क्या करना होता है।
तब आप बच्चे के जन्म के 1 मिनट के भीतर ऑक्सीटोसिन जो 10 इंट्रायूनिट इंजेक्शन जांघ की मांसपेशी में देना, गर्भनाళय में खिंचाव या कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, गर्भाशय को ऊपर की ओर सहारा देते हुए गर्भाशय जो होता है उसको धीरे धीरे खींचना, गर्भनाल को, गर्भाशय की मालिश, प्लेसेंटा निकलने के बाद गर्भाशय को गोल गोल रगड़कर सख्त बनाना, यूट्राइन मसाज इसे कहते हैं, ताकि रक्तस्राव ना हो और पीपीएच ना हो। यहाँ पे प्यूरपेरल सेप्सिस के बचाव कैसे करते हैं। प्यूरपेरल जो सेप्सिस हो जाता है, प्रसव के बाद माँ को बुखार आना सबसे खतरनाक संकेत होता है, सबसे डेंजरस साइन जो होता है फीवर आना। इससे बचाव के क्या क्या करेंगे उपाय। पेरिनियल सफाई, प्रसव के बाद जननांगों की सफाई हमेशा आगे से पीछे की ओर करेंगे। अब फ्रंटल टू बैक की ओर जननांग जो होते हैं उनकी फ्रंटल टू बैक की ओर करेंगे, ताकि जो मल द्वार के कीटाणु हैं योनि में ना जाए, जो इधर उधर से इन्फेक्शन होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं वो वजाना में ना जाए। एपिस्टोमी देखभाल, यदि टाके लगे हैं तो उन्हें विटामिन बीटाडीन जो होता है या साफ पानी से दिन में 2 से 3 बार अच्छे से साफ करें और सुखा करें। अनावश्यक जांच से प्रसव, बच्चे के दौरान बार बार योनि की जांच या पीबी एग्जामिनेशन ना करें, इससे संक्रमण का खतरा हो सकता है। बार बार या अनावश्यक जब नीड ना हो पीबी ना करें बार बार, इससे क्या होता है इन्फेक्शन हो सकता है। नवजात शिशु का तापमान नियंत्रण, वार्म चेन क्या हो जाता है, बच्चे का तापमान गिरने से उसे हाइपोथर्मिया हो सकता है। इसे रोकने के 10 कदम होते हैं। कौन कौन से होते हैं हाइपोथर्मिया से, कैसे कैसे बच्चे को बचाना है। जन्म के तुरंत बाद सुखाना है, बच्चे को सुखाना मतलब कपड़े से साफ करना, कॉटन से, गीले कपड़े से तुरंत हटाकर सूखे और गर्म कपड़े में लपेटना है। इससे भी हाइपोथर्मिया को बचाया जा सकता है। सेकेंड नंबर त्वचा से त्वचा का संपर्क, कंगारू मदर केयर या KMC देना है। माँ के सीने से बच्चे को नंगा सटाकर रखना है, यह सबसे अच्छी विधि होती है हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए। थर्ड है हमारा देरी से नहलाना, कम से कम 24 घंटे तक नहलाना नहीं चाहिए। वर्निश की कैरियोसोसा का सुरक्षात्मक प्रभाव, वर्निश कैरियोसोसा क्या होता है, ये कैरियोसोसा क्या होता है, ये वाइट जो होता है चावल सा हमारी जो बेबी होता है उसकी पीठ पे लग जाता है, कभी पूरी बॉडी पे होता है, तो इसे खुरचना नहीं है, इसे धीरे धीरे अपने आप खुद से छूटने देना है। स्तनपान के सुनहरे नियम, यहाँ पे स्तनपान गोल्डन कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम। अब ब्रेस्ट फीडिंग के कौन कौन से हैं, माँ को यह जरूर सिखाएं क्या क्या सिखाना है। एक ANM के तौर पे आपको सही तरीका, बच्चे को पूरी तरह से खुले निचला होठ बाहर की ओर मोड़ा हो और वह केवल निप्पल नहीं बल्कि काले घेरे एरोला को भी चूस रहा हो, उसके मुंह में पूरा एरोला होना चाहिए। मांग के अनुसार खिलाना, समय देखकर नहीं बल्कि बच्चा जब मांगे तब खिलाएं। रात में भी स्तनपान जरूरी है। कटोरी चम्मच का उपयोग, यदि बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है तो कभी भी फीडिंग बोतल का उपयोग ना करें, हमेशा कटोरी चम्मच का उपयोग करें, ताकि निप्पल कन्फ्यूजन जो ना हो। क्योंकि अगर जो एक बार अगर बोतल से आपने पिला दिया ना, तो फिर बेबी जो होता है बाद में निप्पल से नहीं पिएगा, वो फिर बोतल से ही असहज लगेगा उसे, वो वही पिएगा। तो इसलिए उसे चम्मच से पिलाना, ताकि उसे पता हो ये मुझे किसी और चीज़ से दूध पिलाया जा रहा है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना हो उसे ब्रेस्ट फीडिंग में। जन्म के समय दी जाने वाली दवाएं, इमीडिएट केयर कौन कौन सी होती है। शिशु के जन्म के बाद अनिवार्य क्या होता है, विटामिन केयर, रसाव को रोकने के लिए तुरंत उसे विटामिन के देना है। कहाँ पे देना है, IM देना है जांघ में। BCG TB के बचाव के लिए तुरंत देना होता है, फर्स्ट डोज होती है। OPV 0 डोज देते हैं पोलियो के बचाव के लिए। हेपेटाइटिस B जन्म के 24 घंटे के भीतर देते हैं। ये इतनी टीके यहाँ पे वैक्सीन दिए जाते हैं। 3 नॉर्मली दिए जाते हैं, विटामिन के तो ब्लीडिंग के लिए दिया जाता है, ठीक है। एंड मानसिक स्वास्थ्य, पोस्टनेटल डिप्रेशन क्या होता है। पोस्टनेटल, अब बहुत सारी मदर्स में देखा गया है कि पोस्टनेटल में मदर जो होती है डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। कैसे हो जाती हैं, प्रसव के बाद कई महिलाओं को उदासी, रोना या घबराहट होती है, जिसे बेबी ब्लूज भी कहते हैं। ANM की जिम्मेदारी यहाँ पे क्या हो जाती है, माँ को समझाएं कि यह सामान्य है, परिवार को सलाह दें कि माँ के मदद करे और उसे भावनात्मक सपोर्ट पहुँचाए, साइकोलॉजिकल उसे सपोर्ट की ज़रूरत हो जाती है वहाँ पे। परीक्षा के लिए कुछ प्रो टिप्स हम यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। डायग्राम पर ध्यान दें। अपनी फाइल में अम्बिलिकल कॉर्ड काटने का सही तरीका आपको अपने अक्सर हम देखते हैं कि हमारी जो नोटबुक होती है उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड हो गई, इसको ऐसे हमारी ये सीजर आई और ऐसे इसको काटने के होते हैं, या फिर ब्लेड होता है हमारा, ऐसे काट देते हैं। सही तरीका और स्तनपान की सही स्थिति का सरल चित्र जरूर बनाइए, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि अक्सर हमारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता ही रहता है, ठीक है। पॉइंट्स में लिखे, थ्योरी लिखते समय हमेशा नंबरिंग का उपयोग करें, जिससे क्या होता है आपको यूज़ कर जो हम दोबारा से वो क्या करते हैं, हम रिवाइज करते हैं, तो वहाँ पे हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके याद करते थे। एक ANM को हमेशा एक स्टाइल किट या इमरजेंसी किट, ऑक्सीटोसिन, मिज़ोप्रोस्टॉल का होना जरूरी है। ये सारी चीज़ें उसे हमेशा विजिटिंग के टाइम पे लेके चलना चाहिए। अब हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो आई होप सब फुल में फुल मार्क्स लेके आएंगे और टॉपर बनेंगे, ठीक है। प्रसव पूर्व ANC की जाँच, पहली जाँच कब होनी चाहिए।
गर्भधारण के बाद जितनी जल्दी हो सके, 5वें महीने में, 7वें महीने में, केवल प्रसव के बाद। यहाँ पे फर्स्ट जांच की बात की गई है, तो गर्भधारण के बाद जितनी जल्दी हो सके पता चले उसके बाद तुरंत। एक गर्भवती महिला को टीटी कितने टीके लगाने चाहिए? एक प्रेग्नेंट लेडी उसे 2 टीके लगाने चाहिए विदिन 3 ईयर। अगर दोबारा से प्रेग्नेंट लेडी है जो कंसीव करती है तो उसे एक ही बूस्टर डोज लगेगा। ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा कभी कभी देखना कि बहुत घुमा घुमा के पूछ लेते हैं, तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की जांच मुख्य रूप से किस समस्या का पता लगाने के लिए किए जाते हैं? हीमोग्लोबिन किस चीज़ को पता करते हैं? जॉइंटिस को, एनीमिया को, डायबिटीज़ को, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन को। यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है हमारा एनीमिया के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 है, प्रसव के दौरान पार्टोग्राफ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पार्टोग्राफ का मुख्य एम क्या हो जाता है? प्रसव की प्रगति की निगरानी करना, शिशु का वजन मापना। 2 ऑप्शन और देख लेते हैं, माता का वजन मापना, केवल अस्पताल का रिकॉर्ड रखना। ये तो बिल्कुल सारे रॉन्ग है, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा राइट ए, ठीक है। आई होप सभी के आंसर जो है सही हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जो हमने अभी तक पढ़ा है वही है, ऐसा ही पेपर आता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा कुछ जो हम पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस से आउट आएगा, नहीं। जो हमारा बिहार एनएम का जो क्वेश्चन पेपर है बहुत बिल्कुल सिलेबस से ही आता है। प्रसव की द्वितीय अवस्था, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का अर्थ क्या हो जाता है? गर्भाशय का मुंह खुलना, प्लेसेंटा का बाहर आना, शिशु का जन्म होना, प्रसव के बाद बाद का समय। यहाँ पे सेकंड स्टेज में क्या होता है? बेबी जो होता है बाहर आता है, एट बर्थ होता है, यहाँ पे बेबी बर्थ होता है सेकंड स्टेज में, ठीक है। 5C क्लीन सी के नियमों का क्या शामिल नहीं है? यहाँ पे जो मैंने अभी बोला था कि 5C में क्या क्या है क्या नहीं है ये पूछा जाता है। आ गया वही क्वेश्चन। साफ हाथ, साफ ब्लेड, साफ अस्पताल की चादरें, साफ पानी। यहाँ पे साफ पानी का कोई भी यूज नहीं, साफ सरफेस तो होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लास्ट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पे, जन्म के कितने समय के भीतर स्तनपान शुरू करना चाहिए? बर्थ के बाद कितने टाइम के बाद हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए? 1 घंटे के भीतर, 6 घंटे के, 12 घंटे, अगले दिन। तो जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, मतलब विदिन 1 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे, माँ का पीला गाढ़ा दूध क्या कहलाता है? जो होता है माँ पहला पीला गाढ़ा दूध होता है वो उसे क्या कहते हैं? फॉर्मूला दूध, कोलेस्ट्रम, गाय का दूध, लैक्टोज। उसे तो कोलेस्ट्रम कहते हैं। बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। हम क्या करते हैं, जो हमें क्वेश्चन तो आते हैं, हमें पता भी होता है, हम बस एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो नहीं झेल पाते हैं, ठीक है। तो हमें उस टाइम पे भी ऐसे ही नॉर्मल रहना है और क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। प्रसवोत्तर पीएनसी अवधि कितने दिनों की होती है? पीएनसी होती है जो कितने टाइम तक होती है? हमारी होती है 6 वीक्स की, 42 डेज की, ठीक है। प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को क्या कहते हैं? अगर आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसे क्या कहा जाता है? एनीमिया, पीपीएच, एक्लम्सिया एंड सेप्सिस। तो यहाँ पे अगर ब्लीडिंग की बात की जा रही है तो यहाँ पे पीपीएच की बात हो रही है, ठीक है। पीपीएच अब नॉर्मल डिलीवरी में कितना ब्लड अगर लॉस हो जाता है, कितना ब्लड ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम पीपीएच कहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो उसे हम पीपीएस कहते हैं। एलएसएस में क्या होता है, 1000 ml से अगर ब्लड ज़्यादा लॉस हो रहा है तो वो पीपीएस हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हमें रेंज भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी रेंज भी आती है। शिशु को हाइपोथर्मिया, ठंड से बचाने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या होती है? अगर किसी बेबी को हाइपोथर्मिया से बचाना है तो कौन सी विधि यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगी? पंखा चलाना हुआ, मतलब ठंड से बचाना और पंखा चलाना। ऑप्शन में देखो, केएमसी, बच्चे को नहलाना, कमरे की लाइट को जलाना। ठंड से बचाने की सबसे अच्छी विधि क्या होती है? कंगारू केएमसी, स्किन टू स्किन टच करना। आयरन की गोली का मुख्य दुष्प्रभाव क्या है? अब यहाँ पे आयरन की गोली की देने की तो बात की जा रही है, लेकिन आयरन की गोली का जो होता है मुख्य रिएक्शन क्या हो जाता है? दस्त आना, काला मला आना, मतलब वो स्टूल आना, ब्लैक स्टूल, बुखार, आंखों में जलन। तो यहाँ पे जो आयरन की गोली होता है उससे ब्लैक स्टूल कभी देखने को मिलता है, तो ये नॉर्मल होता है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गर्भनाल काटने के लिए किसका प्रयोग किया करना चाहिए? पुराने ब्लेड का। अगर प्लेसेंटा को कट करने के लिए किसका यूज़ करना चाहिए? पुराने ब्लेड का या कैंची का, साफ और कीटाणु रहित हाथों का, या किसी भी तेज वस्तु का। नहीं, यहाँ पे साफ कैंची, स्टाइल सीजर होनी चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। प्रसव के बाद माँ को कौन सा टीका नियमित टीकाकरण से सबसे पहले दिया जाता है? प्रसव के बाद माँ को कौन सा टीका दिया जाता है? बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, ये सभी शिशु को दिए जाते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा टीका नहीं है जो माँ को दिया जाता हो। नियमित टीका जो मदर को डिलीवरी के बाद कोई भी ऐसा टीका नहीं है जो दिया जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे उसे टीटी दिया जाता है, बस ये सारे क्या होता है माँ बच्चे को दिए जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा रहेगा 15 क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रसव के दौरान आने का क्या मतलब है? ब्लीडिंग होना, म्यूकस प्लग का बाहर आना, पानी की थैली फटना, बच्चे का बाहर आना। तो यहाँ पे म्यूकस प्लग का बाहर आना हो जाता है
जिसे बोलते हैं। गर्भावस्था में बीपी बढ़ने से क्या हो जाता है? एनीमिया, प्रीक्लैम्सिया, पीलिया। सिर्फ बीपी बढ़ा है तो प्रीक्लैम्सिया है, अगर बीपी के साथ सीजर्स भी आ रहे हैं तो यहाँ पे इक्लैम्सिया हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पे, ठीक है। स्तनपान कराने के लिए सबसे सही स्थिति क्या हो जाती है? ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सबसे राइट पोजीशन कौन सी है? लेटकर, खड़े होकर, आराम से बैठकर, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सबसे उपयुक्त जो होती है आराम से बैठकर होती है, ठीक है। प्रसूतर अवधि में योनि से होने वाले स्राव को क्या कहा जाता है? एमनियोटिक द्रव, लोकिया, स्राव और पानी। तो एमनियोटिक जब प्रसवोत्तर अवधि में योनि से जो बाहर आ जाता है उसे लोकिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। प्रसव के बाद गर्भाशय के को वापस सामान्य स्थिति में आने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अगर जो डिलीवरी है उसके बाद जो ऑर्गन्स है यहाँ पे गर्भाशय यूट्रस है वो पहले चीज जैसे नॉर्मल पोजीशन में आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं? इन्वोल्यूशन कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं, कंट्रक्शन कहते हैं, डिल्यूशन कहते हैं, इसे इन्वोल्यूशन कहते हैं। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है? यहाँ पे हमारा केवल नसबंदी, बच्चों में अंतर और छोटा परिवार, बच्चे पैदा ना करना, स्वास्थ्य की चिंता ना करना। यहाँ पे परिवार नियोजन का बात होता है बच्चों के बीच में गैपिंग होना, अंतराल रखना और एक छोटे परिवार को मुख्यतः इम्पोर्टेंस देना। सुखी परिवार, छोटा परिवार, सुखी परिवार, ठीक है। तो यह थी आज हमारी आज की क्लास। इसमें अगर किसी को कोई डाउट या मैंने कुछ रॉन्ग वर्ड्स बोल दिए हो या फिर ऐसा नहीं है कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन सही हो, मुझसे भी मिस्टेक हो सकती हैं। अगर आप लोगों को कोई भी मिस्टेक लगती है या फिर कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।